ये 100% क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और आज की जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। सो माई सेल्फ पंकज सिंह, एकेडमिक हेड एंड फाउंडर ऑफ दिस चैनल एंड सीबीएसई एक्सपर्ट एंड इवैल्यूएटर। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। सेम क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के जो हैं वही यहाँ पे हम लोग कराने वाले हैं, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो 2018 से जो एक्सपीरियंस अपना लिया है सीबीएसई का, ठीक है, वो हमें पता है कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस फंसेंगे बोर्ड एग्जाम में आपके। तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिख रखा है और आज मजेदार वे में आज आप सभी को हम कराने वाले हैं। चलिए, जो बच्चे अभी हमारे नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये चैनल आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ क्लास 12 का मटेरियल प्रोवाइड करता है, लेक्चर्स प्रोवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ सीबीएसई एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास जो टीम है वो हमारे इधर लिखी हुई है। हमारे मैथ्स की जो टीम है वो मिस्टर शुभम सर हैं, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है सीबीएसई बोर्ड का कॉपी चेकिंग का। तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं इस साल 2026 में। तो देखिए, 2026 बोर्ड एग्जाम का यहाँ स्ट्रेटजी स्टार्ट हो चुकी है और बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, पेड बैचेस हमारे। एंट्रेंस वर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री, एंट्रेंस वर्ड पीसीएम, एंट्रेंस वर्ड केमिस्ट्री, एंट्रेंस वर्ड फिजिक्स, ये हमारे पास 4 ग्रुप अभी चल रहे हैं। जो बच्चा जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसके अंदर आप जाना चाहता है, जिसका स्टडी मटेरियल लेना है, वो इन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जा सकता है। देर ना करना क्योंकि टाइम बहुत कम है और यकीन मानो आपको इस मटेरियल से आपका जो मार्क्स होगा बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा इनहेंस होगा, ठीक है। आपको हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया है कि देखो आपको कितना मटेरियल पढ़ना है। आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, आपको बोलेंगे कि ये सब लिख के, और नहीं, सीबीएसई केवल और केवल आंसर देखती है लाइन, वर्डिंग। अगर वो वर्ड लिखा मिल गया, वो लाइन लिखी मिल गई तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, स्टेप मार्किंग भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ भी लिख के आ गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अदर बुक का मटेरियल कुछ लिख के चले आए, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको कब देखने को मिलता है? जब आपका रिजल्ट आता है, तब कहते हैं कि सर बताओ हमने पूरा सही लिखा था, हमारे टीचर ने सही पढ़ाया था, लेकिन नंबर हमारा कट गया है। तो यकीन मानो ये जो बोर्ड बूस्टर सीरीज हम लोगों ने लॉन्च किया है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। चलिए, आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्विक रिविजन आप सभी देख सकते हो, ठीक है। इसको अभी हम चर्चा करेंगे। ये वाला भी पॉइंट अभी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। पहले मैं इधर आता हूं, ठीक है, इस पेज पे। चलिए देखिए, आपको पता है कि जो डी एंड ए ब्लॉक है वो 7 मार्क्स का मैक्सिमम पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको अगर ये कहूं कि नहीं बेटा 9 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि जो और वाला होता है वहां पे भी 2 नंबर का वेरिएशन मिलता है, यानी आप उसको चूज कर सकते हो। तो ये लगभग हम ये कह सकते हैं अगर आपको डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर पूरा आता है तो आपके 10 नंबर पेपर में, यस 10 नंबर पूरे के पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, फिर हम एक चीज और बता रहे हैं कि इस वीडियो में जो अभी हम कंटेंट आपको दिखाएंगे, जो कराएंगे, और ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख सकता हूं कि यही क्वेश्चंस सेम रिपीटेड होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 वाले केमिस्ट्री में, ठीक है। ये आपको तब पता चलता है जब आपका पेपर होता है, उसके बाद आप जब आते हैं तब देखते हैं कि अरे वाह, ये तो सर के ही क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आपको मिनटों में रटा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से, आप बहुत से इनको समझ जाओगे। अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको लेंदी नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हम कुछ भी उठाएं और नॉलेज गेन करें। अब इस समय आपको नॉलेज गेन नहीं करना है, आपको वो क्वेश्चंस उठाना है, वो क्वेश्चंस करना है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाएं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं कि इनका तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए तो मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। नहीं, ये देखो सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये देखो सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे लिख रखे हैं। इन क्वेश्चंस के लिए तुमको बहुत थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम थ्योरी की आवश्यकता है। तो चलिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए अच्छे वे में आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज दे देते हैं, क्योंकि इसमें बार बार वही चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है अभी हम करा रहे हैं, इसके पहले थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल नॉलेज जान लीजिए कि डी एंड ए ब्लॉक होता क्या है। देखिए, हम आपका समय वैसे भी बचा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे के पास बहुत कम समय है, तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं बस एक बार खाली सुन लो उसको अच्छे ढंग से, आप उसका आंसर आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए,
तो इस क्वेश्चन इनमें देखो आपको मिल क्या रहा है, सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझो। ये जो आगे क्वेश्चन जो हमने करा अभी दिखाया आपको है, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएंगे बेटा। चलो देखो, देखिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टअप करेंगे बहुत थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से। आपने क्लास 11th में एंड क्लास 10th में नहीं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बाय द नील्स बोहर। नील्स बोहर नाम के साइंटिस्ट जो थे वो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किए थे। वैसे जेनेसिस तो इसकी बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन उससे नहीं, हमें इस टेबल से मतलब है। तो इस टेबल को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, SPDF। ठीक है, तो पहले SPDF का फुल फॉर्म समझो। S फॉर होता है शार्प, P फॉर होता है प्रिंसिपल, और D फॉर होता है डिफ्यूजन, और F फॉर होता है फंडामेंटल। ठीक है, तो हम लोग इसमें ना S पढ़ेंगे बेटा, ना P पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसको, D को पढ़ेंगे और F को पढ़ेंगे। यानी 2 ब्लॉक हमें स्टडी करना है, एक ये हमारा D ब्लॉक और एक नीचे वाला F ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग अब D ब्लॉक, अब ये जो एलिमेंट लिखे हैं, इधर एलिमेंट लिखे हैं, इनको आप भूल जाओ, केवल आप इस सीरीज को देखो। अच्छा, डी ब्लॉक के अंदर सर सीरीज तो हमारी बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 सीरीज हैं, 10 ग्रुप हैं, तो हमें क्या सब पढ़ना नहीं, इसमें केवल और केवल CBSE बोर्ड कहा है कि आपको केवल और केवल 3D सीरीज के एलिमेंट्स पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के एलिमेंट्स पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ना है, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। तो आपको जो ये एलिमेंट लिखे हैं ना 21 से 39 तक, ठीक है, ये एलिमेंट बस आपको पढ़ना है। तो चलिए पहले ये 21 से लगा के 30 तक इसको पढ़ लो। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको चीज बता दे रहा हूं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर टोटल 4 सीरीज हैं। कौन सीरीज है, जब बेटे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, जैसे मान लो स्कैंडियम का हमें करना है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, आर्गन 18 और उसके बाद 3D1 और 4s2 लिखते हैं ना। तो आप देख रहे हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D सीरीज में जा रहा है। तो इस सीरीज का जो नाम है बेटा वो है 3D सीरीज, और इसका नाम क्या है 4D सीरीज, और इसका नाम क्या है 5D सीरीज, और इसका नाम क्या है 6D सीरीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 जो है सीरीज में रखा गया है, 3D 4D 5D 6D। कहां से हमें कौन सा सीरीज पढ़ना है, सर कौन सी पढ़ना है, हमें 3D सीरीज पढ़ना है। अच्छा, 3D सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, आप ग्रुप देख लीजिए। ठीक है, आप इसका पीरियड देख लीजिए 1 2 3 4, यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो किस पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं, 4th पीरियड से। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द 4th पीरियड। ओके, तो देखिए 3D सीरीज, बस ये आपके जो एलिमेंट लिखे हुए हैं 21 से लगा के 30 तक, इनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कैसे याद करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ऐसे करके कोई ना कोई स्किप ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत एक सिंपल सा हमने एक फंडा बना रखा है। कैसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अच्छा, तो ये आपको ट्रिक याद हो गई बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनको व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द डी सबसेल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबसेल के अंदर इंटर करता है बेटे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल्स, यानी इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये अगर ट्रांजिशन आप समझ गए तो आपका एक MCQ 110% फिक्स हो गया, समझ लीजिए। तो हमने अभी डी ब्लॉक के लिए क्या बताया था, हमने अभी डी ब्लॉक के लिए ये बताया था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर करेगा, डी सबसेल में। कहां करेगा बेटा, डी सबसेल में। चलो देखो, तो इसके अंदर अगर जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट, उनमें क्या फर्क है फिर ये बता दीजिए। चलो देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए केवल 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। कौन कौन से पॉइंट है भैया वो बता दीजिए। एक पॉइंट नंबर 1 कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उनका जो ऑर्बिटल है, यानी जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। बस लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो एक इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल के अंदर जाए। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर भी
हमारा अगर डी ब्लॉक इनकम्प्लीट हो रहा है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। बहुत सिंपल सा। तो बेटा बस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए आपको दो ही पॉइंट्स का याद रखना है कि जो उनकी डी ऑर्बिटल होगी वो वैकेंट होगी, इनकम्प्लीट होगी इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी अदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या एनी अदर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट तो अनस्टेबल भी हो सकती है, उसमें जबरदस्ती अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, कौन सी, अनस्टेबल वाली। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो बेटा अगर आपने ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंस आपने अगर समझ लिया है तो अभी 2023 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक रीजन असर्शन में क्वेश्चन पूछा गया था, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। उसमें ये पूछा गया था बेटा, जो उसमें असर्शन था, असर्शन में लिखा हुआ था ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद उसका जो रीजन दिया गया था, ठीक है, रीजन के अंदर लिखा हुआ गया था कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बताइए किस क्या होगा उसका जवाब। तो आपको पता चल गया तुरंत, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में समझ चुके हो। चलिए बताइए, जेडन इस फैमिली में जरा देखिए, जेडन का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या निकल के आता है, 3D 10 और 4s2, यानी कि 3D10 आ रहा है। 3D10 का मतलब क्या है बेटे, 3D10 का मतलब क्या है, इसकी जो ऑर्बिटल है वो क्या है, पूरी की पूरी कंप्लीट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इनका एक्साइटेड स्टेट में देखें तो ये Zn2+ में जाता है। किस में जाता है, Zn2+ में जाता है। तो उसमें क्या निकल के आएगा, तब भी आपको 3D10 ही नजर आएगा। ठीक है, तो इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 ही होती है, +3 नहीं होती। अगर +3 हो जाए तो फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हमने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी जो ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट हो। ठीक है, तो चलो बताओ। तो ये जिंक फैमिली को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज ऑफ द फुली फिल्ड ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आप अभी लिख लो और पढ़ लेना बहुत अच्छे से। इसमें पहला लिखा है, नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखो हमने यहाँ पे ट्रेंड लिख रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई हैं। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिनके पास है, वो हमारा जो एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। चलिए बताइए, जल्दी बताओ। ये जो डार्क बना हुआ है, जो बोल्ड टाइप में बना हुआ है, ये इनकी स्टेबल है, ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो किसमें है, Mn में है। कितना तक है, +7, 2 से लगा के कितना, +7 तक। तो इसका आंसर मिल गया। क्या होगा आंसर इसमें, Mn। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, which is not regarded as a transition element। इसमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो आपको पता है कौन सा नहीं है, अभी हमने कहा था जिंक फैमिली कुड नॉट कंसीडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें आंसर इसका क्या हो गया, जिंक हो गया। आप अपने आप लिखिएगा, अपने आप असाइनमेंट बनाइएगा इसका, अपने आप इसका आंसर बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स हैविंग 3D10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3D10 4s1, 3D10 4s1। तो इसी का होता है बेटा। अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। एक्सेप्शन है जिसकी वजह से आर्गन और 3D कितना हो जाएगा, 10 और 4s1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसके अंदर लिखा गया है, नेम द मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इस पॉइंट को देखो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक ही 3D सीरीज के अंदर ऐसा एक एलिमेंट है, वो कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +1। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस, आपने सही सोचा।
चलो कॉपर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम जाते हैं। विच एलिमेंट फॉर्म नो कलर्ड आयन इन 3D सीरीज। अच्छा, कलर्ड आयन पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और कलर्ड आयन के लिए कैसे क्या होता है थोड़ा सा आप उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। चलो देखो कैसे हम कलर्ड कंपाउंड को पहचानते हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। देखिए कलर्ड कंपाउंड कब आते हैं, कलर्ड आयन कब बनते हैं, जब उनके पास दो चीजें हों, या तो उनमें डी ट्रांजिशन हो रहा हो, या तो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है, तो कलर्ड आयन कैसे होंगे जरा देखिए। अगर यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इफ देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी सीरीज के अंदर, तो वो जो आयन होगा, वो जो एलिमेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है भाई, कलरलेस होगा। ओके, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो जो होगा वो क्या होगा, क्या उसके अंदर कलर आएगा, यस कलर आएगा, कलर उसके अंदर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे डी सबसेल के अंदर, डी सबसेल के अंदर, उसके डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होती हैं, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरफुल होगा, अगर नहीं है तो वो कलरलेस होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, इसका जो फार्मूला होता है वो √n+2 होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो बोहर मैग्नेटॉन होता है। इससे हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कलर। तो यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी कॉपी में लिख लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो म्यू की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। अगर म्यू की वैल्यू कुछ आ रही है तो फिर इसका मतलब वो कलर है, और म्यू की वैल्यू अगर कुछ नहीं आ रही है तो उसका मतलब क्या है, वो कलर लेस है। चलो, अब इसी चीज को पूछा गया है, इसमें इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपके अभी होने वाले हैं तुरंत। चलिए देखिए कौन से किस वाले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके थे। देखिए, चलो देखो, तो यही था कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको बताना है कि कैसा कौन सा एलिमेंट है जो कलरलेस होगा। तो आप इसी चीज से देख लीजिएगा। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम स्कैंडियम का, तो जो निकल के आएगा वो आएगा 3d4s से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो 0 हो जाएगा, और इससे 1 से जब निकलेगा तो 0 हो जाएगा। तो 3d0 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, कलर लेस होगा। तो इसके अंदर लेकिन ये पूछा क्या गया, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। आप कहोगे सर Zn का भी जब आप कर रहे हो तो आ रहा है 3d10 और 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट से निकल गए, लास्ट वाले सबसेल से निकल गए, लेकिन इसमें कितना रहा, 3d10। आपने कहा 3d10 मतलब इसके अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपने इसको Zn को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें क्या लिखा है बेटा, इस पॉइंट को समझो। कहा गया ढूंढो, इसमें क्या लिखा है, ट्रांजिशन। तो इसका मतलब है हमने ऑलरेडी बता रखा है कि जिंक फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको हम ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं, हम इधर वालों को ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसका आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेड है बेटा, इतना ध्यान रखिएगा, ये ना समझ लेना, इनको हल्के में मत लेना। चलिए देखिए नेक्स्ट, विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज। कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, क्रोमियम का। किसका, क्रोमियम का। आंसर लगा लीजिएगा, क्रोमियम का। कहो क्यों सर, क्रोमियम का ही क्यों, क्रोमियम का क्यों भाई, तो क्रोमियम का इसलिए बेटा क्योंकि उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आंसर याद रखिएगा कि क्या आंसर आएगा, क्रोमियम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग हैं। नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है इसमें, +7 Mn। कौन है, +7। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग हैं।
नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। को नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट, अच्छा ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब हम स्कैंडियम लेंगे, जिंक को नहीं लेंगे। अगर ये कहता कि पूरे 3D सीरीज के अंदर तो दो एलिमेंट हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, Zn है और कौन है, Sc है। लेकिन अगर ट्रांजिशन पूछा जा रहा है तो Sc बताइएगा, ठीक है। और अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है बेटे। नेम टू एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज विच शो एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो ही हैं, आपको पढ़ाया गया क्लास 11th में कि अगर हम क्रोमियम और कॉपर की बात करें तो दोनों के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना इतने, कौन कौन से, कॉपर और क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे 3d5 4s1 होगा, और जब कॉपर का करेंगे तो 3d10 4s1 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके जो 11 क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। इसमें से 2 नंबर के MCQ पक्के हो जाएंगे और इनसे भी कुछ क्वेश्चंस और मिलेंगे आगे। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जरूर। देखिए चलो, इसमें कहा गया विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ और Fe2+। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ और Fe2+। चलिए देखिए, ये देखिए इधर Cr2+ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बेटा Cr3+ बनेगा। क्या बनेगा, Cr3+ बनेगा। और अगर हम ये कहें कि Fe2+ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो किस में कन्वर्ट हुआ, Fe2+ में, है ना, सॉरी Fe3+ में, राइट। चलो देखो, एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो Fe3+ में कन्वर्ट होगा। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो 2+ से 3+ में जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें से दोनों में कौन ऐसा बढ़िया होगा, स्ट्रांग कौन होगा, तो चलिए देखते हैं। Cr2+ का जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हैं तो +2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे बेटा तो ऐसे तो 3d5 4s1 हो जाता है, 3d4 हो जाएगा। और इससे क्या मिलेगा हमें, इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3d3 मिल जाएगा। ठीक है, Cr का 24 होता है, 3d, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हमें क्या मिलेगा, 3d3 मिला। और यहाँ पे क्या मिला, 3d4 मिला। यहाँ की अगर हम बात करें Fe2+ से अगर निकाले इलेक्ट्रॉन तो इसका 26 एटॉमिक नंबर होता है, 26 और 2 निकलेंगे तो 24 का करना होगा, यानी कि इसका मिलेगा 3d6 और 4s2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3d5 मिल रहा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आपको देखने से क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है। कहोगे सर आप अगर स्टेबिलिटी पे करोगे डिस्कस तो आप डी को प्रेफरेंस दोगे, तो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। चलो देखो इसका आंसर हम लिखेंगे क्या। अब इसमें तुम लोग बहुत कुछ मटेरियल लिख दोगे, तुम्हारे टीचर जो हैं या जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कुछ भी लिखा देंगे, लेकिन इसके अंदर अगर आपने 2 रीजन लिखा है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ भी लिखने से नंबर इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो इसके 2 रीजन है, ठीक है, 2 रीजन है। कौन सा, एक तो हम लोग इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हम सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग पे दे सकते हैं, किस पर, स्प्लिटिंग पे। चलिए देखिए, आप सभी को पता होगा जो Cr है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, कहां से गया हम लोग, Cr3+ से 3, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको 2+। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है नेगेटिव होता है, माइनस का 0.41 होता है। और जो Fe का है, Fe का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है Fe3+, Fe2+, इसका पॉजिटिव होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो उतना ही ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर हाई होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उसका उतना ही कम होता है। तो इन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो Cr2+ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रोमियम वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। रीजन क्या लिखोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr2+ या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इज नेगेटिव एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज पॉजिटिव, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसका स्प्लिटिंग के उस पर अगर हम बेसिस पर एक्सप्लेनेशन करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो देखो कैसे होता था
डी ब्लॉक की, जब डी उसमें पढ़ते थे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, तो इनकी जो स्प्लिटिंग होती थी वो 2 ऑर्बिटल ऊपर हो जाती थी, 3 ऑर्बिटल नीचे हो जाती थी। 3 ऑर्बिटल जो नीचे होती थी उनको हम लोग T2G बोलते थे और इनको हम क्या बोलते थे, EG बोलते थे। इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, फिल कर दिया हमने। इसके अंदर भी वही सेम T2G की 3 ऑर्बिटल नीचे होंगी, इसकी बात कर रहा हूँ CR की, ये नीचे वाला ना समझ जाना बेटा, इसमें 2 होंगी। इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, ये बन गया हाफ फिल्ड T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि बहुत स्टेबल है। तो आपको ये भी इसके बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा ये चीज T2G और EG, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है T2G का, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसमें कुछ भी अगर थर्ड चीज कुछ भी आप अगर लिखोगे तो उसका नंबर आपको नहीं दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। जो टीचर्स होते हैं वो तुरंत उसको रॉन्ग बता देते हैं, ठीक है। इसमें आपको वेरिएबल, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह इनका सबका आंसर नहीं देना है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे कि इसमें Cr2+ इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल which is stable configuration in T2G ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप इन दोनों को लिख लीजिएगा, अपने कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। तो इस चीज को आप अपने आप प्रिडिक्ट कर लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये सारे रिपीटेड हैं, आप अगर सैंपल पेपर करोगे कोई या कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो वहां पे ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। और ये हमने यूपी का सेट पूरा उठाया है, तो इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी बच्चे हैं उनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी ये है पूरा सीबीएसई के लिए। चलिए देखिए, जैसे हम Mn2+ की बात करें, कर जरूर लेना, हम साफ साफ बता रहे हैं। Mn2+ का जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका जो आएगा AR आएगा, इसका 25 होता है बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऐसे निकल जाएंगे, 3d5 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे Sc++ है, MnO4 1- है, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, MnO4 1- में x + 4 × -2 = -1। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, +7 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर लीजिएगा। अब बस वही रूल लगाइएगा, डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी, 5 ऑर्बिटल होंगी, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे बताओ, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कलर्ड होगा एक्वा सॉल्यूशन में। Sc++ की बात अगर हम करें, Sc++ का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3d0 4s 0 हो जाएगा, और जैसे 0 हुआ इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है। तो ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये क्या होगा, हमारा कलरलेस होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी कलर्ड होंगे। तो ये वाला क्या पूछा गया, कलर्ड पूछा गया, तो ये कलर्ड होगा, ये कलर्ड नहीं होगा। ऐसे ही आप इन दोनों को चेक करो, Zn2+ का भी क्या होगा, कलर्ड होगा कि कलर्ड नहीं होगा, कलर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेक कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हमने कहा ये वाला पहला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो 4 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, देखना बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई एक ना मिले तो मुझे बताना आगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cu1+ इज, क्वेश्चन इसमें है कि Cu1+ क्या लिखा हुआ है, Cu1+ इज अनस्टेबल। ये कह रहा है अनस्टेबल है, ये कह रहा है कि हमारा जो Cu1+ है ये अनस्टेबल है इन एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाई Cu1+ इज अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन बट Cu2+ इज स्टेबल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इसी पे अगर ये भी पूछा गया होता कि Cu2+ इज स्टेबल, कैसा, स्टेबल। चलो आंसर बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है आंसर इसका, बहुत अच्छे ढंग से आप समझिएगा, ठीक है। क्या लिखना क्या है, बस आप कुछ नहीं लिख, देखिए जब Cu1+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी करेंगे तो बेटा आएगा 3d10 और 4s1। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 3d, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और निकल जाएगा, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो ये आ गया 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 3d9 हो गया, 4s 0 हो गया। अब कहोगे सर ये तो 3d9 है जो कि स्टेबल नहीं है, ये तो 3d10 फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, ठीक, उल्टा हो जाएगा तुरंत। अगर आपने ये दिमाग लगा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला तो क्वेश्चन का आंसर उल्टा हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि ये अनस्टेबल है एक्वा सॉल्यूशन में और ये कह रहा है स्टेबल है एक्वा सॉल्यूशन में, तो इसका रीजन क्या होगा, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए इसके 2 आंसर हैं, ठीक है। इसका आंसर पढ़ने से पहले आपको एक पॉइंट आनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं क्योंकि इस पर रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको कम से कम आंसर याद रहे।
मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है? मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब है, आप ये समझो कि सर मेटल और मेटल के बीच का बॉन्ड, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, तो बॉन्ड कहां से आएगा? बात समझ गए ना? तो मेटेलिक बॉन्डिंग एक्चुअल में क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक है? मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है उसके बारे में समझ लो, फिर इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे दोगे, ठीक है? चलिए देखिए, मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई मेटल है और जब यहां से वो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ऐसे कुछ उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, अब ये होता क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इसको हम बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। क्या बोलते हैं बेटा? कर्नल। अच्छा, ये होता क्या है? ये होते हैं, अगर हम ये कहें कि टोटल इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उससे अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें और जितना भी न्यूक्लियस वोक्लियस जो भी है सब कुछ, उनको हम बोलते हैं कर्नल। तो ऐसा माना जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन सी, समुद्र वाला सी थ्योरी। यह माना जाता है जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ऐसे ही इनके पास एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है इलेक्ट्रॉन का, एक सी होता है और सी के अंदर इलेक्ट्रॉन डूबे हुए होते हैं, और फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज जब मेटल इसके अंदर जाता है तो कुछ ऐसे बनता होगा Mn+, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, फिर ये वाला इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो दोनों आपस में जब अट्रैक्शन लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये वाला भी एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। तो इसके बीच की जो बॉन्डिंग होता है उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उसको? मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मेटल के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे वर्क करती है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत ज्यादा अभी यूज होगा, ठीक है? तो देखिए, एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, तो इसके भी दो रीजन है बेटा, दो आंसर हैं। एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और दूसरा हाइड्रेशन पावर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक? एक अभी और रीजन देंगे। देखिए, तो होता क्या है ये देखिए, इन दोनों के अंदर अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किसके ऊपर है, तो कहोगे सर Cu2+ के ऊपर है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है वो वाटर के साथ बहुत जल्दी बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वाटर क्या है? लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा है। तो H2O जाके Cu++ से बहुत तेजी से चिपक जाएगा, और अगर चिपक जाएगा तेजी से तो बहुत एक स्टेबल कंपाउंड बना देगा, बहुत एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसके साथ, 2+ के साथ। लेकिन ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है? कम है। तो आंसर इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज लेस, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है, जो चार्ज है, ठीक है ना, जो चार्ज है वो क्या है? कम है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वो क्या है? ज्यादा है। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ओके? तो यही इसका रीजन है कि Cu1+ इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। वाई, तो वाई का मतलब यही था, ठीक है? तो इसको आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा और प्रॉपर इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हाइड्रेशन पावर हमने क्यों कहा? हाइड्रेशन पावर का मतलब क्या है? H2O जब जुड़ेगा तो जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा H2O उतने तेज जुड़ेगा, यानी जब कोई H2O जुड़ेगा कॉपर से तो उतनी ही वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और H2O एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसी चीज को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो Cu2+ के केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा है और इसके कंपैरिजन में कम, ठीक है? चलिए देखिए, अगला हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। देखो, अब इसमें फिर कहा गया है कि YMN2+ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Ti3+ इज कलर्ड बट Sc++ इज कलरलेस। तो वही रीजन है, जब इसका Ti3++ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा? कलर्ड दिखाई देगा, क्योंकि वो डेडी ट्रांजिशन को फॉर्म कर लेगा। आयरन हैज हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन Cu। कह रहा है कि आयरन की जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो बहुत ज्यादा है देन कॉपर से। आयरन की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है देन कॉपर से। रीजन क्या है? अभी आपको मैंने बता रखा है। अगर हम वही बात कहें तो Fe के पास क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जितना ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, ये देखो जरा, उतने ज्यादा उसकी क्या होगी? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है क्या?
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड से किसी एटम को अगर हमें निकालना है तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने की जितनी एनर्जी होती है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी कि कहीं से भी हम एटम को एटम में अगर हम किसी कन्वर्ट कर लें तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसमें कह रहा है ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है बॉन्ड को तोड़ने की, और इसकी क्या है, कम है। तो अभी हमने मेटेलिक बॉन्डिंग की चर्चा इसीलिए किया था। अब इसके अंदर क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और इसका मेटेलिक बॉन्डिंग जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो फिर इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी एटम को बाहर करने के लिए वो ज्यादा होगी। तो इसका जो लिखा हुआ है आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन Cu, तो क्या लिखना है, इन केस ऑफ आयरन मेटेलिक बॉन्डिंग विल बी मोर, सो देयरफॉर इट रिक्वायर हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टू ब्रेक द बॉन्ड। ओके, और इसका उल्टा यहां पे लिख देना है, Cu1+ के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन कम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसके पास मेटेलिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन भी बहुत कम होगी। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं बन सकती है, इसलिए इस दोनों में मेटेलिक बॉन्डिंग इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट जस्टिफाई ए कैंसर ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनको हम लोग कैटलिस्ट के फॉर्म में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्या है, इसमें देखो इंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आप करिएगा, कर जरूर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन फंसेंगे जरूर बेटा। नेक्स्ट, एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, आयनाइजेशन इंथैल्पी और वेरिएबल एंड कलर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, इन चारों पे आपको कमेंट पढ़ लेना है। कई बार ये कमेंट पूछी गई है कि इन चारों पे कमेंट लिखिए। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सी हैं, आप पढ़िएगा, टाइम यहाँ पे वेस्ट ना कराओ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलो अगला हम मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हमने दिया है ना, इनको जरूर आपको पढ़ लेना है। ये जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हमने, ये पहला वाला और ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो बताया है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो भाई देखो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, केवल 2 चीजें, पहले इनके बारे में समझो, पहले इनके बारे में आपको समझना है। ठीक है, चलो देखो, पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानो। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक KMnO4 है और एक K2Cr2O7 है। K2Cr2O7 है बेटा, ये दोनों के दोनों कलर्ड कंपाउंड है। KMnO4 में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, इसके अंदर +6 है। दोनों का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d0 आएगा और 3d0 आएगा। अब आप वही कहोगे सर इसका कलर पर्पल होता है, इसका ऑरेंज होता है, इसका कलर याद रखना बेटा। ठीक है, याद रखना, पर्पल है और इसका क्या है, ऑरेंज है। कहोगे आप तो कहते सर अगर इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा, वो कलर्ड होगा, नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन इनके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये है कलर्ड, आप बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों कंपाउंड्स पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों के अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होता है। याद रखिएगा, याद कर लो, एकदम लिख लो, अपने दिमाग में बिठा लेना। MCQ आएगा, आपसे गलत होगा, आई एम श्योर। ठीक, लेकिन जो बच्चे दिमाग में बिठाए रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, तो वो बच्चे कर लेंगे। इन दोनों के अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होता, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। इनके अंदर होता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। इसमें क्या होता है, जो Mn है, Mn इसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देता है, ये बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसके अंदर कलर आता है। इसी चीज को बोलते हैं LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी। और इसमें भी सेम, इसमें भी क्या है, सेम प्रोसेस है। Cr को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ये देगा तुरंत ये क्या करेगा, कलर शो करेगा। तो इन दोनों को याद रखिएगा। अच्छा, इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट है और इसका नाम K2MnO4 का नाम पोटेशियम मैग्नेट है। क्या नाम है, पोटेशियम मैग्नेट है, और इसका पोटेशियम परमैंगनेट है। इसका जब आयनाइजेशन करेंगे तो MnO4 1- जाएगा, इसका जब हम करेंगे तो MnO4 2- जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है, इसका पर्पल होता है, याद रखना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी है। ऐसे अगर ये लिखा है KCrO4 तो इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का कलर येलो होता है, याद कर लेना, येलो, ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन। ठीक है, कैसा, ग्रीन कलर।
तो अब इसके बारे में हम जान चुके हैं। याद कर लो कि KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगी। तो वो प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार से हैं। ये रिएक्शन 3-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको नंबर लाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में किसको नंबर लाना है? आपको नंबर लाना है। तो इसके नंबर अगर लाना है तो फिर आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। ये आता है कुछ लिखा, हाउ डू यू प्रिपेयर K2MnO4 फ्रॉम MnO2। ये ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है, उसका मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका प्रिपरेशन करो K2MnO4 फ्रॉम MnO2। फिर ये लिखा है Na2Cr2O7 फ्रॉम Na2CrO4। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। और इसका नाम क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट। ये है सोडियम क्रोमेट, ऐसे ये है मैग्नीज ऑक्साइड। चलिए देखिए, तो इनका आपको प्रिपरेशन करना है। कैसे प्रिपरेशन करना है ये देखो, ध्यान रखिएगा इस चीज को। KMnO4 की प्रिपरेशन करना है या K2MnO4 की प्रिपरेशन करना है, ये 3 बार रिएक्शन याद कर लीजिएगा। 3 बार ये रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस इस आयनिक इक्वेशन को मत याद करिएगा, अभी आयनिक इक्वेशन को भी मत देखना, लेकिन ये 3 रिएक्शन प्रिपरेशन के लिए रट्टा मार लो। 100% हमने लिख दिया है यहाँ पे, मैं लिख दूं, उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो यहाँ से स्क्रीनशॉट में लेके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये 100% क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसका इस फॉर्मेट में आता है कि हाउ यू विल प्रिपेयर KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर। और एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जो ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा वाला, इसके अंदर भी आता है कि आयरन क्रोमाइट। ठीक है, ये लिखा है आयरन क्रोमाइट या क्रोमाइट ओर से आप कैसे प्रिपेयर करोगे K2Cr2O7। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, याद कर लीजिएगा। जो हमारा पायरोलुसाइट ओर होता है MnO2, 4KOH प्लस O2 से हमें K2MnO4 देता है। K2MnO4 का कलर कैसा होता था? ग्रीन होता था। इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। लिख लो अभी, ये क्या है हमारा? पोटेशियम मैग्नेट। और फिर इस पोटेशियम मैग्नेट को जब आयनाइज करोगे तो MnO4 क्या जाएगा? 2-। यहां पे लिखा है MnO4 2-। तो ध्यान रखिएगा, इसको जैसे आप एसिडिफाई करोगे तुरंत ये MnO4 1- में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ग्रीन से पर्पल में चेंज हो जाएगा। ग्रीन से पर्पल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, इसी चीज को हम KMnO4 बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम K लेंगे तो यहाँ पे K मिल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, ये इक्वेशन एक चीज और याद रखना कि अगर हम K2MnO4 को हीट कर दें 513 केल्विन पे, कितना, जैसे इसको हीट करेंगे तो तुरंत ही K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और MnO2 और O2 में मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना। अच्छा, ये जो आयनिक इक्वेशन है ये आप रटिए। MnO4 1- प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Mn2 प्लस एंड 4H2O। इसके बेसिस, इसी के हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, रिएक्शन कर पाएंगे। और अगर आप इसको नहीं याद किए हो तो आप नहीं कर पाओगे। फिर आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। कैसे करना है ये आपको याद रखना है। 487, 487 और 828, 828। इधर कितना है? 487 और इधर है 828। अच्छा, इसका मान लो आप नहीं भी ये कर पाए, नंबर भूल गए या इसका बैलेंसिंग नहीं कर पाए, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने ये लिखा है। ये आयरन क्रोमाइट एक ओर है, ये एक आयरन क्रोमाइट ओर है और इसको Na2CO3 के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है तो Na2CrO4 बनता है। क्या बनता है? यानी डाइक्रोमेट से सिंगल क्रोमेट में हम लोग कन्वर्ट किए और फेरिक ऑक्साइड बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। रट लो, लिख लो। 3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पे भी, हाँ ऐसे सेम यहाँ पे भी। उसके बाद जब ये Na2CrO4 होगा, यहाँ भी एसिडिफाई किए थे, जैसे एसिडिफाई करेंगे तुरंत हमें सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। और बस सोडियम डाइक्रोमेट का मतलब क्या है? उसका कलर कैसा हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हमें इस Na को K से रिप्लेस करना है तो आपको KCl डालना पड़ेगा सेम चीज में। जैसे इसको लाएंगे, जैसे इसमें KCl डालेंगे तो K2Cr2O7 बन जाएगा। प्रैक्टिस कर लो, प्रोसेस बहुत ज़्यादा मत डीप में समझो कि कैसे क्या होता है, इसको कैसे हम फिल्टर आउट किए हैं, कैसे एसिडिफाई किए हैं, मत पढ़ो, खाली इनकी रिएक्शंस रट लो, क्योंकि यही सेम बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगी। चलो बहुत बढ़िया।
ये दो चीजें हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉइंट याद रखना, अगर आपको ऑरेंज कलर येलो में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, येलो कलर को ऑरेंज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। सिंगल क्रोमेट का जब एसिडिफाई करते हैं तो डाइक्रोमेट में चेंज होता है, डाइक्रोमेट को जब बेस मिलाते हैं तो सिंगल क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये इसकी आयनिक इक्वेशन है, आयनिक इक्वेशन आप रट लीजिए। Cr2O7 2 प्लस 14H प्लस 8Fe 2 प्लस 2 Cr ट्रिपल प्लस और 6Fe और 7H2O में गया हुआ है। इसको पढ़ लीजिए, ये इनके जो है स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब ये वाले क्वेश्चन आप कर लीजिए। ये जो रिएक्शंस हैं, देखो सबसे पहले तो प्रिपरेशन तो आएगा ही, उसके साथ साथ एक नंबर में एक कोई रिएक्शन इसमें से दे दी जाएगी। जैसे देखो ये देखो, ये देखो, या ये देखो MnO4 वाली हैं या K2Cr2O7 वाली हैं, इनको बैलेंस करना है आपको। ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। क्लास 11th वाला जो आप रेडॉक्स चैप्टर पढ़े थे उसको अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस आप लिख के कर लीजिएगा। नहीं हो पाता है तो हमारे पेड बैच से ले लीजिएगा। ठीक है, पेड बैच में आपको ये मिल जाएगा सारा मटेरियल, और वहां पे कैसे प्रोसेस होगा उसको आपको वहां पे दिख जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन है KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम इन द राइट द आयनिक इक्वेशन। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। आयनिक इक्वेशन का मतलब ये MnO4 1 - 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस 4H2O। इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, लिख लीजिए, खत्म, आंसर हो गया। ये 2024 में पूछा गया था KMnO4 K2MnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होगा, जिनमें नहीं है वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो चलिए देख लीजिए, KMnO4 में जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7 मिलेगा। कितना मिलेगा, +7 मिलेगा। जब K2MnO4 निकालोगे तो +6 मिलेगा Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका जब ऑक्सीडेशन करोगे तो 3D 0 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3D कितना हो जाएगा, +6 Mn7 और 1 आ जाएगा। तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 आ गया। एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कलर भी होगा और क्या होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया, K2MnO4 इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, आप कहोगे सर अगर ये मान लो 2 नंबर में आ गया या 1 नंबर में, तो हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप ये लिख दो K2MnO4 इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। आपको पूरा नंबर मिल गया। बाकी बकवास लिखने से मतलब नहीं, CBSE कहता है आपको अगर आता है तो लाइन टू लाइन लिखो, बाकी उसको बेवकूफ मत बनाओ टीचर को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले मूव करते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग ये क्वेश्चंस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत मजा आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं F ब्लॉक के। ठीक है, F ब्लॉक में क्या पढ़ना है वो सर बता दीजिए। F ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथेनाइट एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन दोनों में डिफरेंस और इनके कॉन्सिक्वेंसेस आपको केवल करना है, और F ब्लॉक के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, और मिस मेटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो बस। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ही डायरेक्ट हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे हमने मिस कर दिया है। ठीक है, एक 71 वाला और यहाँ पे एक 103 वाला। ये क्या होता है, सीरियम से ल्यूटीशियम, और ये रहता है थोरियम से लारेंसियम Lr। ठीक है, Lw। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, ये लेंथेनम है, लेंथेनम 57, ये है 89। एक्चुअली होता क्या था कि जो इनके एटॉमिक रेडियाई होती थी जिरकोनियम की और Ca की सेम जा रही थी, तो यही वाले एलिमेंट्स यहाँ पे बाहर निकाल के रखे गए हैं। इन्हीं चीज को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलो देखो, ज्यादा नहीं डीप में पढ़ेंगे। चलो देखो, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। सीमा परिहार नई दिल्ली प्राइम मिनिस्टर से मिली। सीमा परिहार नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिली। यूरोप में गदर टीवी पर दिखाई होगी। इरफान तुम्हारी याद में लुटे। नेक्स्ट, थापा यू नीच पापी पूरे अमेरिका के सीएम बैंकॉक कैलिफोर्निया आइंस्टीन FM मद्रास नहीं ले जा रहे। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, मजा आएगा काफी। ठीक है, चलो देखो, विच एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइट सीरीज शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा, लेंथेनाइट के अंदर जो ये सीरियम मेटल है Ce, ठीक है ना, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है, लेकिन ये +4 करता है। कई बार MCQ पूछा गया, इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन ये पुटअप किया है। नेम ऑफ ए मेंबर ऑफ